तो हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे उसमें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा रदरफोर्ड मॉडल, यानी केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सर्च हुआ था तब इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर कहाँ रहते हैं, कौन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस किसने बताया, इलेक्ट्रॉन सराउंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, E/m वैल्यू क्या होता है, कैथोड रे क्या है, एनोड रे क्या है, ये सारा चीजें यहाँ तक हम सीख लेंगे। तो ये पहला मॉडल में आएगा जब हमें एक एटम के बारे में सब कुछ जानकारी मिला। दूसरा जो मॉडल है हमारा बोर मॉडल। इस बोर मॉडल में हम यहां तक पहुंच गए कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, घूमता है, और अपना अपने ऑर्बिट में घूमता है। किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, साथ में इसमें KLM ऑर्बिट का नाम भी दिया गया। तो जब केमिस्ट्री और डेवलप हुआ तो बोर मॉडल आया, तो हम उसके सेकेंड पार्ट में डिवाइड करेंगे बोर मॉडल में। यहां पर हमें समझ में आया कि ऑर्बिट अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां आया कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट यहां पर समझ में आया। ऑक्टेट यानी जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आ रहे हैं वो ऑक्टेट यहां समझ में आया कि ऑक्टेट रूल भी है, उसके वजह से स्टेबल है। क्योंकि इसके पहले जब नॉलेज ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं या किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब के टाइम में लोग ऑक्टेट कैसे मालूम होगा कि ऑक्टेट भी होता है। यानी बोर के टाइम में जब बोर ने बताया कि ऑर्बिट भी होता है और ऑर्बिट में अपना अपना इलेक्ट्रॉन, फिक्स इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते हैं। साथ में बोर ने यह बताया कि इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस कितना है, इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी कितना है, इसका एनर्जी कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम के लिए 281 1 इलेक्ट्रॉन है। तब और समझ में आया केमिस्ट्री में अंदर, यानी केमिकल बॉन्डिंग अगर इंट्रोड्यूस कर दे यहाँ पे, तो केमिकल बॉन्डिंग में तब समझ में आया होगा लुईस को कि ऑक्टेट नाम का कोई चीज भी होता है। और ये स्टेबल इनर्ट गैस को क्यों स्टेबल माना गया है, तो इनर्ट गैस के देख के आइडियोलॉजी लगाया गया कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसके कंपाउंड देखने को हमें नहीं मिलता। यानी डुप्लेट और ऑक्टेट यहां से क्रिएट हुआ होगा। साथ में ये भी बताया यहां पर बोर ने कि इसका एनर्जी कितना है, ऑर्बिट का रेडियस कितना है, इसका वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी कितना है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक इसको अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में यहां पर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम बोर में सीख लेंगे। और यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है ये मिलता है जो कि हम 10 तक पढ़ते हैं। लेकिन अब सोचो केमिकल बॉन्डिंग में जो हम पढ़े थे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने के बाद VBT आया था, वहां ओवरलैपिंग आया था। अब सोचो जब ओवरलैपिंग आया होगा तो इसमें कहीं ये बताया गया है क्या ये ऑर्बिटल्स स्फेरिकल है, ये ऑर्बिटल्स डंबल शेप है, ऐसा कोई बताया गया है क्या? इसका मतलब बोर के टाइम में VBT नहीं आया होगा। आया होगा क्या? नहीं आया होगा, क्योंकि बोर के टाइम में ये कहां बताया कि डंबल शेप होता है, ये ऑर्बिटल्स ये स्फेरिकल होता है, डी डबल डबल होता है, ऐसा कहां बताया था? तो बोर के टाइम में जो शेयरिंग, इसीलिए लुईस ने जो बॉन्ड बना रहा था वो चार्ज निकाल के बना रहा था, इसलिए फॉर्मल चार्ज निकाल के बना रहा था, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था ओवरलैपिंग का। तो लुईस के टाइम तक तो ऑक्टेट चला, लेकिन जैसे ही केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुआ वेव मैकेनिकल मॉडल आज के टाइम में, जिसके ऊपर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जिसके ऊपर VBT के आगे सारा चीजें पढ़ते हैं, वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ये बता दिया गया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है वो वेव बनाते हुए चलता है, और यहाँ सब कुछ वेव के टर्म में डिफाइन किया गया। यानी जितने भी चार्ज पार्टिकल है जब वो चलेगा, जब इसमें वेलोसिटी होगा तो वो वेव बनाते हुए चलेगा। और तभी यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं, यहां पर 3-4 साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सोजिंगर वेव इक्वेशन। सोजिंगर का अपना एक इक्वेशन दिया गया है, तो सोजिंगर ने एक इक्वेशन दिया था 3D में, और उसी से साई यहां पर समझ में आएगा। साई यहां पर क्या है, हाँ वेव फंक्शन है, और यहाँ NLM का वैल्यू उसने बताया कि अगर यहां पर सोजिंगर ने यहाँ 4 3 1 अगर लिखा जाए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये
ये 4 ऑर्बिट है, ऑर्बिट नंबर 4 है, और n इक्वल टू 3 है, 3 बोले तो 4f, और ये m बोले तो +1, तो यहां पर 4f बता रहा है। तो यहां पर सोजिंगर इंट्रोड्यूस हुआ, और सोजिंगर ने क्या क्या बताया है? सोजिंगर ने अब यहां पर जो हम पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम आते आते पढ़ाया था मैंने, वो सब कुछ यहां से आया है, यानी s p d f, जो हम सब ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये सब ऑर्बिटल्स है, SPDF है, इसमें इतना इलेक्ट्रॉन्स है, किसको पहले भरेंगे किसको बाद में भरेंगे, एस स्फेरिकल होता है, यानी क्वांटम नंबर यहां पूरा का पूरा यही आएगा। यानी जो तुम्हें क्वांटम नंबर में पढ़ाया हो फिर से यहां पढ़ाऊंगा, मतलब यहां पर केवल जो चीजें पहले से जानते हैं वो तो जानते ही हैं, हम यहां पर क्वांटम नंबर में वेव बना के तुम्हें बताएंगे कि वेव क्वांटम नंबर में कैसे बनता है। तो यहां पर क्वांटम नंबर एक्चुअल में जो कॉन्फ़िगरेशन हमने फंडामेंटल में सिखाया और ये बताया कि स्फेरिकल होता है, डबल डम्बल होता है, वो सब इसलिए बताया था ताकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा सके। पता समझ में आएगा? लेकिन पहला बार जो चैप्टर आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी चैप्टर में सबसे पहला बार क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस होता है, यानी केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है जहां पर हमें कॉन्फ़िगरेशन सिखाया जाता है 1s2 2s2, यानी तुम अगर हम चैप्टर पढ़ाते फंडामेंटल नहीं पढ़ाते तो आपको कॉन्फ़िगरेशन यहां सिखाते, ये 1s2 2s2, यानी यहां रदरफोर्ड आया, और ये बोल रहा हूं रदरफोर्ड ना, ये जो अबाउ प्रिंसिपल आया, तो अबाउ प्रिंसिपल यही बताया होगा ना कि किसको पहले भरा जाए, यानी क्वांटम नंबर के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कैसे किया जाए जो हम फंडामेंटल में पढ़े वो सब यहां से लेना देना था। इससे पहले कहीं SPDF किसी को नॉलेज नहीं था कि यहां केवल यहां ऑर्बिट का नॉलेज था, सेल का नॉलेज था, सब सेल का नॉलेज इसमें नहीं था। बोर को SPDF के बारे में जानकारी ही नहीं था, इसीलिए जब मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो उसमें SPDF ग्रुप नहीं लाया था। यानी सोच लो कि जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जनरेट कर रहा होगा वो इस टाइम जनरेट कर रहा होगा, यानी बोर के टाइम में मेंडलीफ जनरेट कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वेव मैकेनिकल मॉडल आया, मतलब मॉडर्न आया, तब आज के टाइम में हमारा पीरियोडिक टेबल SPDF के बेसिस पे है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ने क्या क्या दिया? क्वांटम नंबर दिया, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप किया जाए। अब इसको हम ऐसे नहीं बोल के 1s2 2s2 2p6 3s1 बोलेंगे हम, यानी 8 इलेक्ट्रॉन में अब ये बोल देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन P सबसेल में है। तो ये इंट्रोड्यूस बोर ने नहीं किया, ये वेव मैकेनिकल मॉडल में आया, यानी क्वांटम नंबर के बारे में, SPDF के बारे में, साथ में वेव में के इसमें एक और पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाँ, जहां पर डुअल नेचर भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक पार्टिकल्स डुअल नेचर, यानी वेव भी है और एक अपने आप में पार्टिकल है। अगर हम मान लो बॉलिंग फेंक रहे हैं क्रिकेट में, तो क्रिकेट का जो बॉल है क्वेश्चन में पूछेगा क्रिकेट बॉल को इतना स्पीड से फेंका गया, उसका मास इतना है, तो उसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए पूछेगा। तो सोच लो कि क्रिकेट का जब बॉल फेंका जाता है तो वो भी वेव बनाता है, यानी हम भी चलते हैं तो वेव बना रहे हैं, लेकिन वेव इतना उसका लेमडा इतना कम होता है कि हम उसको लिनियर मान लेते हैं, और यही अगर पूरा ज्यादा लेमडा होता तो पूरा ये न्यूटन्स का मैकेनिक्स गायब हो गया होता यहाँ पे। लेकिन बस इतना सोचो कि जिसका मास ज्यादा है उसका लेमडा मेजरेबल नहीं हो पाता है, वो इतना कम होता है हम उसको लिनियर मान लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने बोला कोई भी पार्टिकल्स हम भी अगर इतना भी स्पीड से चल रहे हैं तो वेव बना ही रहे, लेकिन वो वेव का जो लेमडा है वो कहाँ मेजरेबल है? जिसका मास बहुत कम है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए मेजरेबल है। इसीलिए केमिस्ट्री में हर चीज वेव नजर आएगा, और फिजिक्स में यही से न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स चल गया, मतलब वो फेल नहीं हो पाया। नहीं तो न्यूटन्स फिजिक्स पूरा लिनियरिटी पे बेस, वहां वेलोसिटी से फेंका गया, वहां ये पढ़ते हैं क्या कि वेव बना रहा है? हम तो लिनियर मोशन पढ़ते हैं। तो यहाँ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ते हैं, प्रोटॉन के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी जैसे लाइट आ रहा है, सनलाइट, तो सनलाइट के अंदर पार्टिकल्स होता है, और इस पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा? इस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन, इस पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन। और इस फोटोन के अंदर ऐसा बोला गया
अब यहां पर आया फिजिक्स में कौन, आइंस्टीन, वो लेके आया E=mc²। यानी जिस बॉडी का अगर मास है और उसमें कोई स्पीड है, वेलोसिटी है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें भी वेलोसिटी है या लाइट के स्पीड के बराबर वेलोसिटी है और उसको जा रहा है वो लाइट है, तो वो अपने आप में क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी। इसीलिए सनलाइट के अंदर एक पार्टिकल्स होता है जिसको बोलते हैं फोटोन, और इसके अंदर मास होता है और इसके अंदर वेलोसिटी होता है, इसीलिए सनलाइट के अंदर एनर्जी होता है। उस चीज को बताया आइंस्टीन ने। और उसी समय दूसरा साइंटिस्ट क्वांटम में आया कि अगर कोई पार्टिकल्स चलता है तो वो वेव जनरेट करेगा और उसका जो एनर्जी का वैल्यू होगा वो h न्यू होगा या E=hc/λ होगा। यानी यहां एनर्जी को वेवलेंथ से बताया गया, यहां मास नहीं है। यानी यहां जो पार्टिकल्स को है वो वेव नेचर बताया गया कि पार्टिकल जब चलेगा तो कैसा चलेगा, वेव की तरह, और उसमें एनर्जी कैसा होगा, hc/λ होगा। यहां मास कहीं नहीं लिया गया है। लेकिन वहीं आइंस्टीन बताया क्या कि उस पार्टिकल्स के अंदर मास होगा और मास अपने आप में एनर्जी देगा, और दोनों अपने आप में सही है। और दोनों को जब इक्वेट करते हैं हम, इस दोनों को, क्योंकि ये भी एनर्जी निकाला गया है किसके द्वारा, लेमडा के द्वारा, और ये भी एनर्जी निकाला गया किसके द्वारा, मास के द्वारा। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो mc² = hc/λ, c से c कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, mc = h/λ, और लेमडा इक्वल टू हो जाता है h/mc। mc के बदले हम हम यहां पर क्या लिख देंगे, mv, और mv के बदले क्या लिख देंगे, h/p। तो ये केमिस्ट्री में आ जाएगा। समझ में आएगा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमें हर चीज यही चीजें समझना होगा। यहीं पर क्वांटम नंबर आया, एसपीडीएफ आया, यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन आया, यहीं पर अबाउ प्रिंसिपल ने काम किया, हर्ट्ज रूल यहीं पे काम किया, पॉली यहीं पर काम किया। ठीक है, कैसे वीबीटी दो चीजों को ओवरलैप करवा रहा है। जब ऑर्बिटल्स का जब शेप आया होगा तब जाके वीबीटी ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आया होगा। और जब वीबीटी में ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आ गया था तो हो सकता है उस समय वेव के बारे में लोगों को मालूम नहीं होगा, तो एमओटी आते आते वेव के बारे में मालूम चल गया और उसने बता दिया कि हर ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगे, ओवरलैप होंगे वेव की तरह। एक कंस्ट्रक्टिव बनाएगा और एक डिस्ट्रक्टिव बनाएगा। तो हर चीज यहीं से जनरेट हो जाता है। इसके पहले जितने भी चीज है, फिर भी जब हम रेडियस पढ़ते हैं तो ऐसा ही पढ़ते हैं कि रेडियस का कंपेयर हम सर्कल बना के ही मेजरेबल करते हैं। कहीं वेव बनाते हो क्या, सर वेव बना के मेजरेबल नहीं करते। तो कुछ कुछ चीजें जंक्शन है कि हम रेडियस जब पीरियोडिक टेबल में चेक करते हैं तो ऐसा ही बना के चेक करते हैं, और रेडियस को डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि सेंटर से आउटर सेल के डिस्टेंस। अब जब ये वेव चलेगा तो आउटर सेल यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया, तो कुछ कुछ चीजें जंक्शन करना पड़ेगा। समझ में आएगा? तो वेव मैकेनिकल मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स वेव की तरह चलता है, एसपीडीएफ आएगा, सारे साइंटिस्ट आएंगे, और यहाँ पर वीबीटी के आगे सारा चीजें यहीं पर आएगा। ओवरलैपिंग, ये सिग्मा बनाना, पाई बनाना, हाइब्रिडाइज होना, एसपीडीएफ बनना, सब जब एसपीडीएफ के बारे में यहाँ तक जानकारी नहीं था। तो इसीलिए जो ये चैप्टर पढ़ते हैं, इसलिए इसके बाद पढ़ाया जाता है ताकि हमें समझ में आए कि कब क्या हुआ था। तो इसीलिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है हमारा रदरफोर्ड मॉडल, दूसरा पार्ट है बोर मॉडल, और तीसरा पार्ट है वेव मैकेनिकल मॉडल। अब ध्यान से सुनो हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम यहां से रदरफोर्ड मॉडल के पहले हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का सर्च कैसे हुआ वो पढ़ेंगे। हालांकि मॉडल पहले हम मॉडल से स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे सर्च हुआ वो पढ़ेंगे। अब ध्यान लो कि हम चैप्टर कैसे किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। ये पढ़ने के पीछे हमारा पर्पस ये होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कैथोड रे, एनोड रे, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, किसका E/m वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो यहां सब ध्यान रखना। अब यहां से नरेंद्र अवस्थी आपको लगेगा, बरोबर है क्या? तो नरेंद्र अवस्थी यहां से आप अगर नहीं किए होगे तो परचेज नीट वाला परचेज करोगे, जेई वाला जेई का, क्योंकि ये फिजिकल का स्टार्ट हो जाएगा। ये फिजिकल में आता है, इनऑर्गेनिक का नहीं है, फिजिकल का है।
समझ में आएगा? फिजिकल का हो जाएगा, फिजिकल में मिलेगा नरेंद्र अवस्थी में, या अभी नहीं परचेज करना है तो पीडीएफ सेंड किया हूँ मैं, पीडीएफ सेंड किया हूँ, स्टार्टिंग में सेंड किया था, एम एच चौहान का भी सेंड किया था। तो यहां पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सर्च के बारे में। यहां अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट होगा, कैथोड रे क्या है, एनोड रे क्या है, पढ़े होंगे 10th क्लास वगैरह में। तो यहां पर थोड़ा एडवांस में पढ़ेंगे कि E/M रेशियो किस पे डिपेंड करता है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कहां से आया, मुलिकन्स आइस ड्रॉप से आया। तो मिलिकन्स आइस ड्रॉप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है, तो उसका क्वेश्चन में मिलेगा। वॉल्यूम तो मिला नहीं अभी ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो मुलिकन्स आइस ड्रॉप भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे चार्ज निकाला उसने। जे थॉमसन को केवल इलेक्ट्रॉन्स का सर्च किया था और उसको E/M का वैल्यू मिला था, उसको चार्ज और मास का वैल्यू नहीं मिला था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए मुलिकन्स, जिसने आइस ड्रॉप करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज के बारे में बताया। तो ये मिल गया और ये दोनों साथ में मिला, इसका रेशियो मिला, एक वैल्यू नहीं मिला। ये नहीं कि इसका वैल्यू मिला होगा इसका वैल्यू मिला होगा तब निकाला होगा, नहीं, उसको साथ में एक वैल्यू मिल गया। तो इस वैल्यू को इसमें रखा तो किसमें वैल्यू आ गया, मास का वैल्यू आ गया। तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, E/M वैल्यू कैथोड के लिए किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं करेगा, सारी चीजें यहाँ से पूछा जाएगा। मतलब क्वेश्चन ऐसे उठाना है, हमें पढ़ना ऐसे ताकि हम क्वेश्चन का फॉर्मेट बना सके कि क्या क्वेश्चन पूछेगा हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि यहाँ लिखने ज्यादा एमसीक्यू आएंगे, तो एमसीक्यू में क्वेश्चन हम क्या देंगे। जब ये हम पढ़ लेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में, सर्च के बारे में जब हम पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर आपको आएगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आएगा, जो कि हम जानते हैं, सब फंडामेंटल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आइसोटॉप्स वगैरह आएगा, आइसोबार, आइसोटॉप्स, यानी फंडामेंटल में ज्यादा यही सब चीजें आ रहा था। वो चीजें एक बार रिवाइज करवा दूंगा चैप्टर में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, उसका परसेंटेज क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, कौन कितना परसेंट है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा, ये सारा चीजें यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद आएगा मॉडल। तो पहला हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। तो मॉडल पढ़ने के पीछे ये है कि केमिस्ट्री में थोड़ा सा हिस्ट्री जान जाए, केमिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में मालूम चल गया, तो लोगों को मालूम ये नहीं था, जैसे हमने बोल दिया क्लास यहाँ चल रहा है, तो लोग बाहर के लोगों को क्या मालूम है किस रूम में क्लास चल रहा है। बाहर के लोगों को थोड़े ना मालूम है कि रूम नंबर 1 में चल रहा है, तुम्हारा क्लास के रूम नंबर 3 में चल रहा है। जब लोगों ने ये बता दिया, साइंटिस्ट ने, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आखिर है कहाँ। आज के टाइम में हम जानते हैं कि सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है, लेकिन रदरफोर्ड को थोड़े ना मालूम था उस समय, वो तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उस समय। तो यहाँ पर ये भी नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, चलो समझ में आ गया कहाँ है इसके अंदर, लेकिन कहाँ है, इसका चार्ज क्या है, मास क्या है, E/M वैल्यू क्या है। तो इस मॉडल ने जनरेट किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है, यानी रदरफोर्ड ने। इसने तो बिल्कुल गलत बताया था प्लम पुडिंग वाला में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एक्सपेरिमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहीं पर सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया गया, रदरफोर्ड ने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया। यानी रदरफोर्ड मॉडल आते आते बहुत चीजें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स के एटम के सेंटर में कोई सेंटर नाम का चीज भी है, जिसको नाम दिया न्यूक्लियस, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, हालांकि किस ऑर्बिट में कितने घूमते हैं और ये यहां पर समझ में आया। लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक रह गया। ये पूछा गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, तो कोई चीज घूमता है तो एनर्जी एक समय के बाद क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो ये घूमते घूमते फिर गिर क्यों नहीं रहा है, तो इसके पास इसका जवाब नहीं था। तो यही जवाब देगा। अब मान लो रस्सी में बांध के कोई चीज घुमा रहे हो, तब तक नहीं घूमेगा, तब तक नहीं गिरेगा। मान लो तुम घुमा रहे हो रस्सी में बांध के कोई चीज, यहाँ पर खड़े हो गए या घुमा रहे हो, पूरे दिन भर इसी में लगे हो घुमाने में, तो ये जो रस्सी है ये टेंशन जनरेट कर रहा है, और रस्सी को छोड़ोगे तो कहां भागेगा, हमारे तरफ तो नहीं आएगा ना, कहां भागेगा, दूर। तो यहाँ पर एक बाहरी तरफ फोर्स लग रहा है, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम रस्सी का टेंशन बोल रहे हैं। तब यहाँ पर बोर ने बताया कि ऐसा फोर्स लग रहा है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स गिर नहीं रहे हैं। समझ में आ गई।
तो बोर ने बताया कि हाँ ऐसा। तो इसी के बेस पे जब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो रेडियस निकल के आएगा, वेलोसिटी निकल के आएगा, और यहां पर एक और आएगा एंगुलर मोमेंटम। यानी फिजिक्स में चीज पढ़ोगे कि कोई चीज चलता है, अगर लिनियर पाथ पे चलेगा तो मोमेंटम आता है, और मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, mv। लेकिन जब कोई चीज सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो उस मोमेंटम को हम नाम देंगे एंगुलर मोमेंटम। लिनियर में चलेगा तो mv बोल देंगे, मास इनटू वेलोसिटी, p इक्वल टू mv। अगर एंगुलर सर्कल पे चल रहा है तो उसको बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, और इसमें एंगुलर मोमेंटम में केवल r से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, mvr, इसको बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन चल रहा था तो फिजिक्स में इस चीज को बारे में मालूम चल ही गया था कि कोई चीज सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसके अंदर मोमेंटम होता है, और उस मोमेंटम का वैल्यू mvr होगा। और यहीं पर बोर ने बता दिया था कि इस mvr का वैल्यू nh/2 आया, और यहीं रख के एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू रख के और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रख के बोर ने अपना सब कुछ डेरिवेशन इन्हीं बेस पे दिया हुआ है। और यहां बोर में हम एटॉमिक रेडियस वगैरह पढ़ेंगे और वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी रेडियस वगैरह पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। और इसी बोर में यहां पर, इसीलिए यहां फिजिक्स से चीजें रिलेट होता जाएगा। यहीं पर समझ में आएगा हमें कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप करेगा, जब लोअर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी है ना 1s है, और ये 2s मान लो 3s है, 3s में गया तो दिस वन विल बी लोअर एनर्जी, जिसको हम पहले भरते हैं उसका एनर्जी लो होता है, और जिसको बाद में भरते हैं उसका एनर्जी ज्यादा होता है। ये तो हम उस समय हालांकि नहीं जानते थे, लेकिन एटलीस्ट इतना तो उस समय लोगों को जानकारी हो गया था कि दिस वन इज लोअर एनर्जी और दिस वन इज हायर एनर्जी। जब लोअर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में जाएगा, यानी जंपिंग हो रहा था, जब उसका एक्साइटेशन हो रहा था तो वो एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा था, और वो एनर्जी एब्जॉर्व करने की वजह से इसमें से लाइट इमिट हो रहा था, और उस लाइट को जब प्रिज्म से पास कराया गया तो स्पेक्ट्रम दिखा। तो यहाँ दो तरह का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, एक लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में दो पढ़ेंगे, एक इमिशन होगा और एक एब्जॉर्प्शन होगा। एक होता है कंटिन्यूअस, जो ये नॉर्मल लाइट होता है, तो नॉर्मल लाइट में कंटिन्यूअस होता है, यानी उसमें कोई गैप नहीं होता है। और यहां पढ़ेंगे हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन। जब ये जंप होगा तो एक रेडिएशन निकलेगा, और उस रेडिएशन को जब प्रिज्म से पास कराया गया तो इसको बोलते हैं इमिशन, नहीं इसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। और जब ये वहां से वापिस आएगा सेकेंड के अंदर, ये वापिस डी एक्साइटेड हो जाता है, वापस तुरंत उसी पोजीशन में लौट जाता है, तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो जब वहां से डी एक्साइटेशन होता है, तो जब डी एक्साइटेशन होगा तो वहां फिर रेडिएशन एक लाइट जनरेट करेगा, और वो लाइट जो होता है वो हमें विजिबल रेंज में दिखने लगता है, तो उसको बोलते हैं इमिशन। और इमिशन और एब्जॉर्प्शन में अंतर इतना ही है कि एक में पूरा डार्क होगा और कलर दिखाई देगा, और एक में विजिबल नहीं, यहां पर पूरा ये डार्क होगा और उसमें लाइन दिखाई देगा, इसे लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये कलरफुल लाइन होगा, इसका एनसीईआरटी में बनाया, डायग्राम बनाया, तो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इसमें भी बनाया है तो उसमें कलरफुल नहीं बनाया, कलरफुल एनसीईआरटी में मिलेगा। तो डार्क के बीच में लाइन ऐसे बार जैसा मिलता है, सोच लो कि पूरा डार्क है और एक एक लाइन मिल रहा है, ऐसे वो कलर दिख रहा है बीच बीच में। और इसमें क्या होता है, पूरा कलर होता है और बीच बीच में डार्क मिलता है। और कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये कुछ भी लाइन नहीं मिलता है, कंटिन्यू एक जो कलर होता है दूसरे में इमर्ज होता है, ब्लू रेड के अंदर इमर्ज होता है, रेड उसके अंदर इमर्ज होगा, उसमें कहीं लाइन देखने को नहीं मिलता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और इसको क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम तब देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर से हायर में जंप करता है और हायर से लोअर में। तो यहाँ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, जो दोनों किसके टाइप है, लाइन स्पेक्ट्रम के। और एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जो हम ये ऑर्डिनरी लाइट को, सनलाइट को पास कराते हैं तो 7 विग्योर में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, उसमें कहीं गैप नहीं होता, एक कलर दूसरे के अंदर मर्ज होता है।
तो यहां पर एक और आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से बोर में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से हम बोर में पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो कलर क्यों दिखाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब जब जंप मारेगा तब तब कलर दिखाएगा, और वो कलर का जो लेमडा होता है वो हमें विजिबल में होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब जंपिंग होती है तो हमेशा विजिबल में नहीं होता है, इंफ्रारेड में भी होता है और अल्ट्रावायलेट में होता है। तो इसको पढ़ने के बाद हम आपको फिजिक्स में थोड़ा लेके जाएंगे, जहां पर वेव के बारे में बताएंगे कि लेमडा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, और ये एनर्जी, और वहीं पर हम फोटो इलेक्ट्रिक, यानी यहां से यहां जाने के, जल्दी स्टार्ट नहीं होगा, यहां से यहां जाने के बीच थोड़ा सा हम फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी रेडिएशन के बारे में बताएंगे कि रेडिएशन, एफएम रेडियो क्या है, टेलीविजन वाला रेडियो क्या है, इंफ्रारेड क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, जो हम घर में खाना बनाते हैं ओवन में उसको माइक्रोवेव रेडिएशन क्या है, वो रेडिएशन के बारे में यहाँ जानकारी देंगे, और उसमें लेमडा और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पीछे पर्पस ये होगा, वो लिंक नहीं है, लिंक यहां से होगा। जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उस चीज को यहां से लिंक करेगा, क्योंकि उसका हमें लेमडा निकालने के लिए आएगा, तो उसको यहां से इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। फिजिक्स में धीरे, फिजिक्स में कुछ कुछ चीजें आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, तो चीजें आएगा तो उससे केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। अब यहाँ स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद हमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद यहाँ हम बामर सीरीज, पाशन सीरीज, अलग अलग जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं तो अलग अलग कलर दिखाते हैं, हायर से लोअर एनर्जी भी निकालेंगे। और केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं पढ़ेंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए पढ़ेंगे, सब एनर्जी पढ़ेंगे, कौन कितना जंप कर रहा है तो कितना लेमडा प्रोवाइड कर रहा है, यानी इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे लेमडा से। उसके बाद हम वेव मैकेनिकल मॉडल में चले जाएंगे, जहां पर हम उसके पहले ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी और डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम है उसका, साइंटिस्ट का? हाँ, हेजनबर्ग। और एक और है, हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे और हेजनबर्ग, दोनों को मिला के सोजिंगर ने नया इक्वेशन बनाया था। तुम लोग को एमओटी में याद होगा, बोला था कि एमओटी में डी ब्रोगली, सोजिंगर और ये हेजनबर्ग को मिला के तब एमओटी जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर सारे क्वांटम के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ वेव के बारे में पढ़ेंगे, नोडल प्लेन के बारे में रियल जानकारी यही देंगे कि एक्चुअली में नोडल प्लेन होता क्या है, नोडल प्लेन कैसे जनरेट होता है, नोडल प्लेन कैसे एंगुलर नोडल प्लेन होता है, और भी नोडल प्लेन होता है, कितना कितना नंबर में होता है, समझ में आएगा? तो यहाँ पर हम सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारा फिजिकल का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, और ये चीजें हम तुम्हें बता दिए कि क्या क्या हमें पढ़ना है इस टॉपिक में। तो कुल मिला के इस टॉपिक में न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजें आएंगे और लॉजिक भी आएगा,